जोहार झारखंड। आज 29 मई 2020 लॉकडाउन 4.0 का 66वां दिन है और आप लोग के लिए आज इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर के बारे में कुछ फैक्ट जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बल देता है एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का क्या महत्व है और कृषि की क्या भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में क्रांति जो हुआ, रिवोल्यूशन जो हुआ, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। और कितने प्रकार के फसल होते हैं, टाइप्स ऑफ फसल के बारे में भी हम लोग अध्ययन और डिस्कस डिजिटली लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज यह चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश जो है वह 2011-12 के बाद से क्या ट्रेंड रहा GVA में। GVA जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह नई संकल्पना है जो 2015 से भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने के लिए सप्लाई साइड को ध्यान में रखकर GDP के सहायक या विकल्प के रूप में कर सकते हैं। सरकार इसको 2011-12 आधार वर्षमांतर तुलना कर नई डाटा उपलब्ध कराई है। 2011-12 में कृषि का अंश राष्ट्रीय आय में 18.5% था, जो घटकर 2012-13 में 18.2% हो गया, यानी 0.3% की कमी आई। पुनः 2013-14 में 0.1% की वृद्धि कर 18.3% अंश हो गए। 2014-15 में जो डाटा है राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश 17.5% हो गए। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश जो है कम हो रहा है। अब हम देखेंगे रोजगार की दृष्टि में, जहां 1950-51 में कृषि जो है रोजगार लगभग 70% उपलब्ध रहता था, यानी 69.5% पीपल को जॉब देता था एग्रीकल्चर। लेकिन 11-12 में वह घटकर मात्र 49%, यानी 48.9% ही जॉब एग्रीकल्चर को देता है। उसके बाद हम जानते हैं कृषि का महत्व जो है औद्योगिक विकास में भी सहायक है। बहुत सारे इंडस्ट्री जो हैं वह कृषि के उत्पाद, कृषि के कच्चा माल पर आधारित हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये सारी जो हैं ये कृषि पर आधारित जो हैं उद्योग हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देख रहे हैं कृषि सहायक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि खाद्य पदार्थ का जो हम निर्यात करते हैं वह 2014-15 में 12.7% था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक
परिस्थिति का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है मानसून पर आधारित है, मानसून पर निर्भर है। मात्र 46% भार सिंचित है और 46% में नलकूप द्वारा 45.17%, नहरों द्वारा 26.19%, तालाब से 3.48%, अन्य से 6.71% है। और भारतीय कृषि के जो किसान होते हैं वह खाद्यान्न फसल तो ही उपजाते हैं, ज़्यादा उनका उपज है खाने के वजह से चावल, गेहूँ, दाल, तिलहन इसी का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, तो उसका मूल्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम है। तीसरा जो है अधिकांश जनता जो है कृषि पर ही निर्भर है। देश का कुल श्रमिक जो है लगभग 40 करोड़ है, उसका लगभग 50% जो है कृषि क्षेत्र में ही अपना जीवन से उपार्जन में लगा हुआ है। यानी अगर डाटा तो देखा जाए तो लगभग जितना श्रमिक हैं कुल देश में उसका 50% खेती के श्रमिक हैं, खेत में काम करने वाले श्रमिक हैं, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे सीमांत किसान हो या मजदूर हो, सभी का जो है ज़्यादा काम कृषि में होता है। हम जानते हैं कृषि सीजनल होता है, तो सीजनल जॉब उसमें मजदूर को मिलता है। भारतीय कृषि का जॉब का छोटा आकार है। भारत में औसत कृषि जॉब का आकार 1.115 हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता मात्र 0.1 हेक्टेयर है। भारतीय कृषि न्यून कृषि उत्पादकता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर मात्र 20.7 क्विंटल ही उत्पादकता होती है 2014-15 में। भारतीय कृषि में बहुप्रकारीय खेती का प्रधानता है, यानी भारतीय कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। एक ही खेत में हम देते हैं ये गेहूँ भी है, उसी खेत में दाल भी है, उसी खेत में हम देते हैं सब्जी भी है, तो एक ही खेत में हम जो है बहु प्रकार की सब्जी लगा लेते हैं और एक तरह से जीवन अपने जीने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। सातवां है उत्पादन की रूढ़िवादी तकनीक। आज हम देख रहे हैं कि देश में अभी भी जो है मात्र 2 किलोवाट विद्युत की उपलब्धता प्रति हेक्टेयर में 2015 में है, जबकि उससे पहले 2003-04 में मात्र 1.4 किलोवाट ही विद्युत की उपलब्धता प्रति हेक्टेयर में है। और कृषि में बेरोजगारी अधिक है। हम जानते हैं बेरोजगारी की जो प्रकार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो कहाँ प्रतीत होती है, वह कृषि क्षेत्र में ही दिखाई पड़ती है। अब कृषि का जो है स्वरूप जो है वह ऋणग्रस्त है। लगभग हमारे देश के किसान का 48.6% ऋणग्रस्त में दबे हुए हैं। और नवीन संभावनाएं भी हमारे कृषि में निर्यात उन्मुखी एक्टिविटी, जैसे अब हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद में आप देख रहे हैं एलोवेरा का प्रयोग हो रहा है, तो एलोवेरा की खेती जो है वो अभी निर्यात भी हो रहा है। इसी प्रकार नए नए जो जिसे हम आयुर्वेद में मेडिकल पौधाओं जो होते हैं उनका भी हम खेती होने लगा है, जिससे हम देख रहे हैं कि नवीन संभावनाएं हो रही है। अब हम जानते हैं कृषि वर्ष की अवधि जुलाई से जून तक होती है। अब हम देखेंगे कि विश्व में 4 शीर्ष कृषि योद्ध भूमिधारक राष्ट्र हैं। विश्व में 4 शीर्ष कृषि योद्ध भूमिधारक मतलब बात सबसे ज़्यादा कृषि योद्ध भूमि जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, दूसरा नंबर में भारत, तीसरा में चीन और चौथा में रूस है। भारत में 4 शीर्ष कृषि निर्यातक जो मद हैं, पहला है अनाज जो 3.1% है, सामग्रिक उत्पाद 1.8%, मसाले 0.8%, कपास 0.6%। भारत में 3 शीर्ष कृषि एवं संबंध क्षेत्र आयात मदे 2014-15 में थे। क्या थे जो आयात करते थे? खाद्य तेल 2.4%, दालें 0.6%, राजू 0.2%। 1950-51 में कृषि क्षेत्र के योगदान 55.4% था,
जो वर्ष 2014-15 में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी का 17.5% हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सकल कृषि उत्पादन टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में पशुपालन उत्पाद का हिस्सा 26% है, जबकि पशुपालन उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का हिस्सा 66.5% का है। तो हम देख रहे हैं पशुपालन जो भारत में होता है वह डेयरी के लिए ही ज़्यादा होता है। पशुधन क्षेत्र के हिस्सा कुल जीडीपी का वर्ष 2014-15 में 4.4% योगदान था। यानी पशुधन जो है कुल जीडीपी में लगभग 5% योगदान देता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा 9.5% के साथ स्थान है। पोटासी उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी नीति को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है। अब हम कुछ फसल के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे आप देखिए हम कैश क्रॉप किसे कहते हैं, जो जिस फसल से तुरंत हम नकद की प्राप्ति करते हैं उसे कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। उसके बाद हम देखते हैं तो कवर क्रॉप किसे कहते हैं, उर्द, मूंगफली, पैरवाद्रास, शकरकंद और लोबिया, जो ज़मीन तो पतले रहते हैं और धूल तो हवा में उड़ने नहीं देते हैं। बॉर्डर या डार्ट क्रॉप कहते हैं कुसुम से फ्लावर, जो बॉर्डर पर लगाकर हम उसे अपनी मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं या कटने से बचाते हैं। अब हम इमरजेंसी क्रॉप के बारे में जानेंगे, जो मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज और मूली है। ट्रैप क्रॉप के बारे में हम जान रहे हैं। ट्रैप क्रॉप के बारे में जान रहे हैं जो ओरोबेंच तो ओरोबेंच है, जो सोलोनियस कुल के पौधे हैं। एनर्जी क्रॉप में गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका और जट्रोपा हैं। खरीफ फसलें में कपास, जूट, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अंडी, सूरजमुखी, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का सामान्यतः शॉर्ट डे के पौधे होते हैं। रबी फसल में चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, गेहूँ, जौ, बरसीम, लूसन आदि सामान्यतः लॉन्ग डे पौधे होते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट मिलाते हैं तो उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। फसल की सघनता कुल कृषि क्षेत्र एक वर्ष में और निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कुल कृषि क्षेत्र और निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात है फसल सघनता। संसार में 4 सबसे बड़े मसालों के उत्पादक राष्ट्र हैं। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा तुर्की एवं चौथा चीन। मेथी, सौंफ एवं धनिया के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। केरल में भारत का 94% काली मिर्च तथा 60% इलायची पैदा होता है। विपणन उत्पादन का एक अभिन्न अंग है। वस्तु पैदा बाजार भावी मूल्य रुझानों को संदेश वाहक के रूप में सरकार को आवश्यकता पड़ने पर समय पूर्व कार्रवाई करने में मदद करता है। सरकार तय मुक्त फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, जो 2 बार रबी एवं खरीफ की फसल में की जाती है। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है। भूमि विकास बैंक में भारत में सर्वप्रथम जो है
1929 में मद्रास में स्थापित किया गया था। यह बैंक कृषकों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। खेती की ताशतारी खेती भारत में प्रचलित है। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 के नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। भारत में हरित क्रांति शब्द का संज्ञा प्रदान डॉक्टर विलियम डाड थे और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल गेहूँ थे। 1970 में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ फ्लड रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। आज अमूल ब्रांड जो है जो उन्हीं का देन है। जो गुजरात के आनंद जिला में अमूल की फैक्ट्री स्थापित है। विश्व में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र चीन, पाकिस्तान और इथियोपिया है। आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से भारत लाया गया। गोल क्रांति आलू के से संबंधित क्रांति है। जो भारत आलू तो विश्व में दूसरा उत्पादक राष्ट्र है, पहला चीन है। हम जान रहे हैं कि जैविक खेती द्वारा आलू की खेती बिहार के नालंदा जिला में सफल है, जहां पर एक आलू का वजन 15 से 20 किलो होता है। मत्स्य उत्पादन तो नीली क्रांति से संबंधित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है, प्रथम चीन। गुलाबी क्रांति समुद्री उत्पाद भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। प्याज उत्पादन को भी हम गुलाबी क्रांति से संबंध कर सकते हैं। प्याज उत्पादन को भी हम लोग गुलाबी क्रांति में ही रखते हैं। पेट्रोलियम और खनिज तेल के लिए कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवोल्यूशन है। उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु धूसर क्रांति ग्रे रिवोल्यूशन है। अंडा और मांस में उत्पादकता के वृद्धि के लिए रजत क्रांति या सिल्वर रिवोल्यूशन है। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि, कृषि जीडीपी में 30.4% योगदान देता है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पाद की समग्र वृद्धि में है। 24 जुलाई 1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की। 24 जुलाई 1991 से नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई। वर्तमान में मात्र 5 मदों में ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो है अल्कोहल, तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उत्पाद, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ एवं जोखिम वाले रसायन। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटकर अब मात्र 2 रह गई है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के कुछ विशिष्ट उत्पाद हैं। भारत में अब 3 क्षेत्र में ही एफडीआई को प्रतिबंधित किया गया है। वह है परमाणु ऊर्जा, दूसरा लॉटरी, तीसरा जुआ और सट्टेबाजी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास का संवर्धन करना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना एवं बेहतरीन विनिमय अवसंरचना का निर्माण करना। मेक इन इंडिया में 25 क्षेत्र को शामिल किया गया है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत रेशम के सभी 5 जाति वाणिज्यिक किस्में मलबरी रेशम, ट्रॉपिक तसर रेशम और तसर रेशम, इरी रेशम और मुंदा रेशम है उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। आंध्र प्रदेश में देश का 35% रेशम उत्पादन होता है। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पेटी, चंडीगढ़ तथा तिरुवनंतपुरम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यानी आईटी क्षेत्र जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जो बेंगलोर तो हम लोग
जानते हैं इस आईटी में सबसे सफल है, वहाँ पर हम देखते हैं इन्फोसिस का मुख्यालय है। प्रति इकाई पूंजी निवेश पर लघु उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार पैदा होता है। अब हम देखेंगे 1 जनवरी 2005 से भारत में उत्पाद पेटेंट यानी प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था प्रभावी हो रही है। 15 अगस्त 2015 को केरल को देश का प्रथम पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया बिहार में 1840 ईस्वी में लगाया गया। अब हम देखेंगे देश की कुल श्रम शक्ति का कैसे हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में नियोजन है। तो हम देख रहे हैं देश के कुल श्रम शक्ति का 94% से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या लगभग 44 करोड़ अनुमानित है। ये ऐसे मजदूर हैं जिन्हें जीवन एवं अपंगता बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। तो मात्र 6% ही लोग जो हैं संगठित क्षेत्र में आते हैं। संगठित क्षेत्र का जो है उसमें वेतन और पेंशन की व्यवस्था होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य कंपनी के सभी शेयरों की सकल बाजार मूल्य से है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह किसी अर्थव्यवस्था की वित्तीय परिपक्वता यानी फाइनेंशियल मैच्योरिटी एवं देश में निर्मितरण यानी प्रोपराइजेशन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब हम जानते हैं कि भारत में अगर प्राइवेट क्षेत्र में तो रिलायंस जो है इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। प्रथम श्रम उद्योग का गठन 1966 में किया गया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग गहरे समुद्र में है। अब हम देखेंगे देश के क्षेत्रवार रोजगार का क्या ट्रेंड है। तो हम देख रहे हैं कृषि में रोजगार का ट्रेंड जो है 47.1% है, उद्योग में 24.4% है और सेवा में 28.7% है। तो आज का जो टॉपिक था वह इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्स मार्केट के बारे में और लेबर ट्रेंड के बारे में और मेन क्रांति के बारे में था, जो आपको बहुत सारे डाटा जो थे एक जगह मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। और इस समाकलन तो आप सिविल सर्विस से लेकर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका प्रयोग कर जीएस पेपर में, और जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दोनों बच्चे चाहे आर्ट्स का फैकल्टी से हो या 10th के फैकल्टी से हो या साइंस या कॉमर्स के फैकल्टी से भी हो, हम जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जीएस पेपर एक कॉमन पेपर है। धन्यवाद।